नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं इससे पहले वाला पार्ट आपने देखा होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। यदि नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, अवश्य देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में हमने उसका एक्सप्लेनेशन का एक एक प्रश्न का जो है वो देखा था। आज इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हम देखेंगे, जिसमें हम उसके आगे के 25 प्रश्न देखेंगे। टोटल मैंने बताया था कि 100 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 25-25 करके हम एक एक पार्ट में प्रश्नों को जो है वो देख रहे हैं, ताकि केवल प्रश्न देख के फॉर्मेलिटी हम ना करें, साथ ही साथ प्रश्नों की पूरी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ याद भी जो है वो करते हुए चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्न नंबर 26 से। टोटल 26 से लेकर के 50 प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान के हम प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक अंक गणित के प्रश्न देखेंगे, सामान्य हिंदी के देखेंगे, सामान्य अंग्रेजी के देखेंगे और आपका रीजनिंग के देखेंगे। तो ऐसे 5 टोटल पोर्शन हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर प्रश्न से। सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी हैं। आपको क्या कहना है यहां पर कि सुकूट से सही उत्तर जो है चुनिए। नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन ना देखिए, पहले बताइए। तर्क रूप या फिर कुंभी रूप और शंकु रूप और कंदिल, ये 4 हैं। और इस तरफ आपको नाम दे रखे हैं गाजर, मूली, सलजम, डहेलिया। आपको सुमेलित करना है कि कौन सी प्रकार की जो जड़ है वो आपको किसमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तर्क रूप जो है इसको, तो ये आपका मूली से जो है वो मैच करेगा। फिर बात करते हैं कुंभी रूप की, तो कुंभी रूप आपका सलजम से मैच करेगा। शंकु रूप की बात करें तो ये आपका गाजर जो है इससे मैच करेगा। और जो कंदिल है ये आपका बचा डहेलिया, इससे मैच करेगा। तो उस आधार पर आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, फिर 4। तो 2 3 1 4 देखिए बी वाले आपका ऑप्शन में दे रखा है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। एक चीज ये भी है समझना ज्यादा जरूरी है कि ये जो सब प्रकार दे रखे हैं ये मुख्य जड़ों के प्रकार में नहीं आते हैं। मुख्य जड़ों में आपको एक टाइप देखने को मिलता है मूसला जड़ें, और एक टाइप देखने को मिलता है अपस्थानिक जड़ें। तो जो मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें हैं, इसके प्रकार के अंतर्गत आपको ये जो टाइप देखने को मिल रहे हैं ये देखने को मिलते हैं। मूसला जड़ों की अगर बात करें तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो अधिकांशतः आपको द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है। और इसकी इसकी जो जड़ें होती हैं मूसला जड़ें, इसमें एक मुख्य जड़ का निर्माण जो है, या ये भी कह सकते हैं जो मूलांकुर होता है जिसे हम रेडिकल कहते हैं, वो विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण जो है करता है। इंग्लिश में मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं। अब मूसला जड़ के प्रकार के अंतर्गत आपका ये तर्क रूप आता है, और आपका कुंभी रूप भी इसी में आता है, और शंकु रूप भी इसी में आता है। किसमें? मूसला जड़ों के टाइप में आता है। तर्क रूप में इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो मध्य में फूली हुई होती हैं, और आधार और जो शीर्ष होता है उसकी ओर पतली होती हैं। मूली में आप देखते हैं सेम एग्जैक्ट वही चीज आपको देखने को मिलती है। कुंभी रूप में जो है मूसला जड़ जो है इस प्रकार की जो होती है, उनका ऊपरी भाग आप देखेंगे तो गोल और फूला हुआ होता है। सलजम देखते हैं, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। और एक उदाहरण इसका चुकंदर आप याद रख सकते हैं, चुकंदर भी इसका बहुत अच्छा जो है वो उदाहरण है। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है कुंभी रूप, ये ऊपर की ओर लगभग गोल और फूली हुई होती है, और नीचे की तरफ से एकाएक पतला हो जाता है। ये होती है इसकी विशेषता। शंकुरूप जो है इस प्रकार की जो मूसला जड़ें होती हैं उनका आधार की ओर मोटे और नीचे की ओर पतली होती है, जैसे आप गाजर देखते हैं। इनके एग्जाम्पल से इसकी विशेषता याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये आपका गाजर में आ जाएगा। और मूसला में ही आपका एक और आती है न्यूमेटाफिर, जो यहाँ पर नहीं लिखी है। उसका उदाहरण होता है राइजोफोरा और सुंदरी वृक्ष। आपने सुंदरी नाम सुना है, सुंदरबन के डेल्टा में देखने को मिलता है। तो ये आपके मुख्यतः मूसला जड़ों में आते हैं। अपस्थानिक जो जड़ें हैं इसमें आपकी कंदिल जड़ें आती हैं, और उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, पर आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आया वो मैंने आपको बता दिया। 27 नंबर प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, या फिर एनएडीपी के रूप में, या फिर CO2 के रूप में। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आसान सा प्रश्न है, बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो श्वसन में ऊर्जा जो है आपका एटीपी के रूप में जो है वो प्राप्त होती है। फुल फॉर्म एटीपी की होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म। जो सजीव कोशिकाएं होती है ना, उसमें भोजन के ऑक्सीकरण जब होता है उसके फलस्वरूप आपकी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होने की क्रिया को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन।
और ये आपकी जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या कह सकते हैं ना भी हो, अनुपस्थिति हो, दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। और इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जो जैव अणु है इसमें संग्रहित करके रख लिया जाता है। और इसका जो यूज है वो सजीव क्या करता है, अपने जैविक क्रियाओं में करता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब याद रखने वाला यहाँ पर यह है कि जो वायुमंडल की ओजोन परत है ये किस मंडल में आपको देखने को मिलती है, तो समताप मंडल में देखने को जो है वो मिलती है। समताप मंडल जो है उसकी ऊपरी सीमा पर स्थित है आपकी ओजोन गैस, ओजोन परत। और सूर्य से विकिरित होने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जिसे हम इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, इनको अवशोषित कर लेते हैं ये ओजोन परत, और पृथ्वी पर इससे जीवन की रक्षा होती है। क्योंकि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। 29 नंबर प्रश्न आपका है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है और नीचे 4 ऑप्शन भी दिए हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, ऑप्शन भी चलिए दिखा देते हैं साथ साथ में तब तक। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, बेकिंग सोडा, शीतल पेय और क्वार्ट्ज, ये 4 एक तरफ लिखे हुए हैं और एक तरफ सभी गैसेस के नाम लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एथिलीन और सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है सही मिलान होगा। नीचे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। तो देखिए, कृत्रिम रूप से फलों को किससे पकाया जाता है, तो एथिलीन से पकाया जाता है। तीसरे वाले से मैच करेंगे हम। मैंने आपको ये भी बताया था क्या कि जो ये एथिलीन लिखा हुआ है इसमें वर्ड क्या आ रहा है, एथ वर्ड आ रहा है। तो ये जो स्टार्टिंग के होते हैं जैसे कि मैथ होता है तो एक कार्बन को दिखाता है, एथ है तो 2 कार्बन, मैथ एथ प्रोब तो 3, इस टाइप से ब्यूट, फिर पेंट, इस टाइप से बढ़ता जाता है। तो इसका जब स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। तो यहां पर कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, इसीलिए यहां पर एथ है। अब इसका स्ट्रक्चर भी अगर आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, 2 कार्बन आपको दिखाने होंगे, इनके बीच में अभी एक सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। अब आपको कार्बन की चारों जो है बॉन्ड से जोड़ना होगा। तो एक आप इधर जोड़ सकते हैं, एक साइड में और एक नीचे, पर अभी 3 हुए। सेम चीज आपको भी यहाँ पर H4 है ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन आपको लाने चाह रही है पर यहाँ पर तो संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डबल बॉन्ड। अब इसको रब करके हम आपको डबल बॉन्ड करके भी बता देते हैं। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड कर देंगे। अब आपको 2 तो यहीं का हाइड्रोजन के लिए हो गया, एक आप हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ, यानी इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। सेम चीज इस कार्बन के लिए भी 1 2 और ये डबल बॉन्ड 3 4 इस टाइप से हो गया। तो आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथे वाले ऑप्शन से मैच करेगा। ये सिंगल सिंगल भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में अलग अलग होंगी। तो एथिलीन का, बेकिंग सोडा आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है, इसी को ही मीठा सोडा, खाने का सोडा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि खाने का सोडा किसे कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा को ही जो है वो खाने का सोडा जो है वो कहा जाता है। और ऑप्शन में अधिकतर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को मिलता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन होते हैं ना उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। अणु सूत्र इसका क्या होता है, बेकिंग सोडा का या सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3। और इसका आईपीएससी नेम भी होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आईपीएससी नेम एक्चुअल में एक तौर पर आप कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम के तौर पर, फुल फॉर्म आईपीएससी की होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईपीएससी की फुल फॉर्म होती है। आईपीएससी डायरेक्ट ना पूछ करके उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, पर आपके में इतना लेवल का नहीं पूछा जाएगा। फिर शीतल पेय की बात करें तो शीतल पेय जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से मैच होगा, यानी कि सी वाला पहले से मैच होगा। और जो क्वार्ट्ज है बचा ये सोडियम सिलिकेट, इससे मैच होगा। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार अच्छे अच्छे हम प्रश्न आपको इसी प्रकार प्रैक्टिस कराते रहें।
सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना केवल पेट के लिए। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आगे आने वाला सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, ये सब प्रश्न तो कॉमन से हैं। सोडियम सिलिकेट की भी बात कर लेते हैं। तो सोडियम सिलिकेट जो है, इसका सूत्र होता है Na2SiO3, ये इसका सूत्र होता है। और सोडियम सिलिकेट आपका एक अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत जो है वो आता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, या फिर वह वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, या फिर वह वस्तु से जो है वो छोटा होता है वह उल्टा होता है, या फिर वह वस्तु के बराबर वह सीधा होता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। रेटिना पर जो चित्र बनता है वो आपका किस टाइप से होता है। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। दृष्टिपटल रेटिना जो है ये आपका नेत्र जो है उसका भीतरी तंत्रिका स्तर होता है। रचना की बात करें तो तंतु, तंत्रिका कोशिकाएं, शलाकाएं, शंकु, इन सब से होती है। और आपका जो जब कोई भी वस्तु है उससे निकली जो प्रकाश किरणें आपकी नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो जो रेटिना है इस पर आपका वस्तु से छोटा और उल्टा जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारे विज्ञान के प्रश्न 5 थे, समाप्त हुए। अब स्टार्ट होंगे हमारे मैथ के प्रश्न, क्योंकि इसमें साइंस के 5 ही प्रश्न थे। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या आपकी 63 कम हो जाती है। तो संख्या आपको बताना है। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप इन्हें एक्स वाई माने, दूसरा तरीका होता है ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से आसान पड़ेगा, कम समय में आप इस प्रश्न को कर लेंगे। दो अंकों की एक संख्या के योग 11 कह रहा है, यानी ये मान लीजिए आंसर है थोड़ी देर के लिए 83। तो दोनों को जोड़ेंगे 8 9 10 11, इसमें भी 11 है, इसमें देखेंगे तो 11 है, इसमें भी दोनों का जोड़ 11 है, इसमें भी, यानी कि सब में 11 है। अब आपको नेक्स्ट शर्त यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। अब 83 है, इसको आप 38 कर दें तो क्या होगा, इसमें से घटा दीजिए। तो आप जब घटाएंगे 13 में से 8 तो लास्ट में 5 बचेगा, यानी अब आपको आगे घटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको तो 63 चाहिए जिसमें लास्ट में 3 है। अब सेम यहाँ पर 92 में देखेंगे। अब आप 92 को 29 से अगर घटाएंगे तो क्या आप 63 तक पहुंच पाएंगे। तो आप खुद ही देखिए, 90 है, ये 20 है, तो लगभग लगभग ये यहीं तक पहुंचेगा। देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पर एक हासिल लिया यानी कि 8 बचेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 63 आ गया। यानी बी वाले में आपका जो शर्त है आपकी पूरी पूरी लागू हो रही है। 92 वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। यानी दो अंकों की जो एक संख्या की बात की गई है वो आपकी 92 हो जाएगी। आप देख भी सकते हैं इस पर सारी आपकी जो भी शर्तें दे रखी हैं वो अप्लाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप एक्स वाई मानेंगे तो कैसे करेंगे, संख्या जो है इसके दहाई का अंक आप एक्स मान सकते हैं, इकाई का अंक वाई, तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर जो भी शर्तें दे रखी हैं इसको आप समीकरण 1 बनाइए, फिर समीकरण 2, फिर लास्ट में समीकरण को जोड़ दीजिए और x और y का मान निकाल के जो ये आपने माना है इसमें रख दीजिए। वो प्रोसेस सही होगा पर लंबा बहुत होगा और आपको कम समय मिलता है, तो आपको जल्दी से जल्दी प्रश्न करना होता है। 32 प्रश्न है, यदि y का 90% x है तो x का कितना परसेंट y होगा। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। का मतलब क्या है, मल्टीप्लाइड, तो y का 90% और परसेंट मतलब बटे 100 किसके बराबर है, x के बराबर है। अब x का पूछा गया तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो x को आप इस y के साथ ले आइए, तो या ये भी कर सकते हैं y इधर है उधर ले जाइए बटे में, तो ये x बटे y हो जाएगा। ये वाला जो है आपका y यहाँ से हट के इस बटे में आ जाएगा। x अपॉन वाई बराबर 90/100। अब x अनुपात y का मान 9/10 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, लिख भी देते हैं चलिए, x अनुपात y बराबर 9/10, यानी कि 9 की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 हो गई, y की 10। अब x का कितना परसेंट y होगा, तो x 9 है y 10 है, तो निकाल लीजिए। तो x का कितना परसेंट आपका 9 होगा, तो अभीष्ट परसेंट बराबर 10/9 गुणे 100। अब इसको आप काटेंगे तो 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000 और 1000/9 111 दशमलव समथिंग में आएगा, यानी कि बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा 111.1। इसको सारी चीजें रफ कर देते हैं, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 33। आपको इसका मान जो है वो बताना है। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करते हैं, आपको क्या करना होता है, जो अंदर यहाँ पर आप मान देख रहे हैं
इसको इस टाइप से बना लीजिए कि ये आपका पूरा अंडर रूट में मान जो है वो निकल कर आ जाए। अब जैसे कि 9 लिखा हुआ है, अब इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। इस 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और अंडर रूट में 3 ही बाहर रहेगा, और इसको जब आप लिखेंगे 3 गुणे 3, और अंडर रूट से जब ये बाहर आएगा, क्योंकि डबल बार आया है तो बाहर आएगा तो केवल 3 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 बचेगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 टू द 4 और 1 12 और 2, यानी कि 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बार 2 आया है तो आपका पूरे में अगर अंडर रूट लगा होगा तो केवल 2 आपका बाहर आएगा, और अंदर जो है रूट में 2 रहेगा, तो 2 रूट 2 इसको आप लिख सकते हैं केवल 8 को। बाहर ऑलरेडी यहाँ पर 3 दे रखा है, तो 3 मल्टीप्लाइड में ऑलरेडी है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 6 रूट 2 आपकी जो है वो आएगी। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। आगे देखिए, 9 को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, प्लस रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, आपको ये देखना है, आपको रूट से बाहर निकालना है, तो 2 गुणे, अब 9 से गुणा करने पर ये 18 आएगा, तो 9 को आप 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, 3 आपका रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर 2 इंटू 3 बचेगा, यानी कि आप क्या कहेंगे, 2 इंटू 3 नहीं, केवल और केवल आपका 2 बचेगा, यानी कि आप इसे क्या लिखेंगे, 2 बाहर ये वाला और अंडर रूट में रहेगा, और जो 3 है ये आपका बाहर निकलकर 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और रूट की वैल्यू आपकी रूट में ही जो है वो रहेगी। तो इस टाइप से इसको आप ये लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर कठिन नहीं है, ऐसा ना समझिए, केवल इतना सा किया गया है कि जो भी रूट में वैल्यू दे रखी है उसको आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतना सा आपको काम करना है। ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 9 माइनस 6 रूट 2 और 9 प्लस 6 रूट 2, इस टाइप से आपका हो जाएगा। यहाँ लिख भी देते हैं, यहाँ पर आपका 9 बच आ जाएगा गुणा करने पर। अब a माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी इस टाइप से लिखा हुआ है, यानी इसका बन क्या जाएगा आपका, इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि 9 जो है इसका स्क्वायर माइनस 6 रूट 2 जो है इसका स्क्वायर, और अंडर रूट जो लगा हुआ है ये इस टाइप से जो है वो लगा रहेगा पूरे में। अब अंडर रूट बाहर लगा है, स्क्वायर यहाँ लगा है, तो इस पूरे अंडर रूट से इन दोनों के जो स्क्वायर है वो कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा, 9। नहीं, आप इसको यहाँ नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि ये तो बीच में माइनस का भी चिन्ह लगा हुआ है, तो अंडर रूट को लगे रहने दीजिए, पहले स्क्वायर को गुणा कर लीजिए, 9 9 जा कितना होगा आपका 81 हो जाएगा, माइनस इस 6 रूट 2 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, कोई भी रूट में दी गई अगर संख्या है उसी रूट में दी गई संख्या से गुणा होती है तो वो रूट हट जाता है, 2 बचता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये 6 6 जा 36, यानी 36 गुणे 2 होगा, तो 36 गुणे 2 आपका होता है 72, और अंडर रूट अभी आपका लगा रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 81 में से 72 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा, और अंडर रूट अभी भी आपका लगा रहेगा, और 9 का अंडर रूट से अब निकालेंगे तो 3 का होता है आपका स्क्वायर 9, तो 3 आपका यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर इस बाहर वाले रूट से इस स्क्वायर को इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, अगर ये टोटल का स्क्वायर होता आपका उस दशा में आप काट सकते थे, तो यहाँ पर 3 आपका आंसर सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 34 प्रश्न, कि एक कक्षा में 30 छात्र हैं, उनका औसत भार 25 किलो है। प्रश्न को पहले समझिए, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 25 किलो आपको दे रखा है औसत भार। यदि कक्षा अध्यापक जो है उसका भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक का भार किलो में कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए 86, 84, 81 या 87। चाहे तो आप वीडियो को रोक कर खुद से सॉल्व करके फिर जो है वो देख सकते हैं। देखिए, कक्षा में अध्यापक का भार आपका
वैसे देखेंगे तो 30 छात्रों का औसत 25 है, पर कक्षा अध्यापक का भार अगर आप इसमें शामिल कर लेंगे तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 31 लोग हो जाएंगे। ये कह रहे हैं इसमें शामिल कर लें तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो पहले कितना था? 25 था, यानी कि 2 बढ़ने पर 25 2 27 हो जाएगा। तो 27 का आपका औसत भार हो जाएगा जब अध्यापक शामिल कर लिया जाता है। तो इसको गुणा कर लीजिए और पहले वाला गुणा कर लीजिए, दोनों को आपस में घटा दीजिए। पहले एवरेज कितना था उसको निकालने के लिए 30 गुणे 25 को कर दीजिए, और बाद में कितना आया उसको 31 गुणे 27 कर लीजिए। तो 30 गुणे 25 आपका हो जाएगा 750। कैसे? 25 तिया 75 होता है और जीरो और लग जाएगा। यहां पर 31 गुणे 27 है, ये आपका आएगा गुणा करने पर 837। अब इस 837, क्योंकि कह रहा है ना कक्षा अध्यापक का भार कितना है, पहले कुछ इतना औसत रहा था, बाद में कक्षा अध्यापक को जो शामिल कर लिया गया तो इतना एवरेज हो गया। तो अब कितना बढ़ा? कक्षा अध्यापक के भार के कारण ही तो बढ़ रहा है। तो इसको अगर आप इस 750 में से घटा देंगे तो आपका कक्षा अध्यापक का भार निकल आएगा। तो 837 माइनस 750 करेंगे तो आपका 7 में 0 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा। 87 आपका डी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35। यहां पर भी प्रश्न को पहले समझिए कि आपको रूट में वैल्यू दे रखी है 2, फिर प्लस, इस प्रकार √2, फिर प्लस, इस टाइप से डैश 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 इसका मान आपको जो है वो बताना है। तो कैसे इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं? कुछ ना करिए, x बराबर इस टोटल को आप मान लीजिए कि x माना, x की वैल्यू जो है ये दे रखी है। फिर दोनों पक्षों का जब आप वर्ग कर देंगे तो इस तरफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, जब पूरा का स्क्वायर लगेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस, फिर यहां से रूट लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल रूट लगा है तो पहले वाले को तो हट जाएगा स्क्वायर करने पर, बाद वाले का जो है सिंगल सिंगल कम होता जाएगा। यानी कि 2 प्लस इस टाइप से, फिर √2 प्लस, फिर उसके अंदर 2, इस टाइप से प्लस डॉट 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 आपका चलता जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू दे रखी ना 2 प्लस करके बाद वाली, ये वाली जो वैल्यू है ये इस x के बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने x का माना था, उसके बाद ही तो दोनों पक्षों का वर्ग किया है। यानी कि इस पूरे वैल्यू की जगह हम x को रख सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इस x को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इस 2 को भी इधर ले आइए तो ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, -2। और ये x प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, ये जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको वही करना होता है जब द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं कि इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x आएगा, वही 2x स्क्वायर। तो x को आपको इस टाइप से बना लेना है कि जोड़ने घटाने पर आपका -x ही है, पर मल्टीप्लाई करने पर आपकी ये वैल्यू जो है वो आए। यानी कि आप इसको एक स्टेप आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखे रहने दीजिए, एक्स को आप लिख सकते हैं 2x माइनस का x, क्योंकि 2x में से x घटाएंगे तो x आपका बचेगा, पर यहां पर माइनस में लिखा हुआ है तो आप यहां पर जो चिन्ह अंदर का होगा वो बदल जाएगा, तो यहां पर आपका प्लस का x हो जाएगा। चाहे तो आप इसको एक स्टेप में और करके देख सकते हैं। कुछ कहने का मेरा मतलब ये है कि 2x माइनस एक्स, इस x को लिख सकते हैं ब्रैकेट में और -2 बराबर 0 हो जाएगा। अभी बाहर माइनस दे रखा है, जब अंदर मल्टीप्लाइड होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपका ये जो माइनस वाला चिन्ह आप देख रहे हैं, ब्रैकेट खुलने के बाद ये प्लस में हो जाएगा और x हो जाएगा -2 और बराबर 0। तो इस टाइप से आप द्विघात समीकरण के फॉर्म में इसको आप और सरल कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है, दोनों जगह x कॉमन है तो एक x आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? केवल x बचेगा, माइनस बचेगा और यहाँ पर केवल 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए x -2 एज इट इज वही दे रखा है तो आप कुछ ना कीजिए, प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए जो कि दोनों में कॉमन है, x -2 यहाँ पर भी हो जाएगा और बराबर जो है वो 0। अब x -2 एक तरफ और x और +1 एक तरफ, तो आप दोनों को अलग अलग लिख दीजिए, x +1 को एक तरफ लिख दीजिए, x -2 को एक तरफ लिख दीजिए और बराबर 0। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रख लीजिए। x +1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी और माइनस में वैल्यू आप देखिए ऊपर ऑप्शन में तो है नहीं। दूसरा वाला x -2 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान यहां से 2 आएगा, बस 2 आपका ही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखिए सी वाले ऑप्शन में दे भी रखा है।
तो प्रश्न आपका काफी अच्छा था, काफी कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे, पर कोशिश ये कीजिए क्या कि इस प्रश्न को खुद से लगाइए, एक बार प्रश्न को देखिए और खुद से लगाइए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैथ के प्रश्न के बाद अब स्टार्ट हो रहे हैं हमारे हिंदी के प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जी की प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है। रचनाओं पर तो हम एक से एक बेहतरीन ट्रिक बना चुके हैं, नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग, इस टाइप से 4 नाम दे रखे हैं। यदि प्लेलिस्ट में ना मिले तो बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं ऐसे ही डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका प्रिय प्रवास बिल्कुल सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद जो है इनकी रचना, प्रसिद्ध रचना ये इनकी प्रिय प्रवास। और बाकी जो ऑप्शन है झरना बहुत ही प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की तो हमने इतनी बढ़िया ट्रिक से याद की थी सारी रचनाएं, अगर किसी ने देखी होगी तो उसे अवश्य याद होगी। झरना जो है जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम प्रलाप किसकी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नहीं, छोटे ओ की मात्रा ही लगेगी, बस यहाँ पर ये ता नहीं है, ये दा है। भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और जो लास्ट वाली है अंधा युग, ये किसकी है, ये धर्मवीर भारती जी की है। किसकी रचना है ये, धर्मवीर भारती जी की। तो ये सभी रचनाएं अच्छी हैं, याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। ईर्ष्या करना, बढ़ चढ़ा कर कहना, तीखा खाना, या फिर गुस्सा दिलाना। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है वो सही होगा। और वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिएगा और लोगों के साथ। और जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा जरूर, ताकि कोई भी आगे वीडियो आए मिस आपसे बिल्कुल भी ना हो। टेलीग्राम चैनल से जो अभी तक ना जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहना जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक मिर्च लगाना कहते नहीं, नमक मिर्च लगा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, जरा सी बात पर जो है ना कोई भड़काने का काम कर रहा होता है तो वहां पर हम ये कहते हैं नमक मिर्च लगाना। 38 प्रश्न है, 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको सूक्ति जो है इसका संधि विच्छेद बताना है। सु प्लस उक्ति, सा प्लस उक्ति, सु प्लस इक्ति, या फिर सा प्लस उक्ति, इस टाइप से 4 ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। सूक्ति का अर्थ क्या होता है, सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन। और ऑप्शन की आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका आंसर पहला वाला सु प्लस उक्ति जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है आपका, ये भी पूछा जा सकता है कि किस संधि का उदाहरण है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है आपका, या दीर्घ स्वर संधि भी आप कह सकते हैं। 39 प्रश्न है आपका कि यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं, किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, ये पूरा कथन है। किस भाग में त्रुटि है, जा रहा व्यक्ति में है, मृत्यु के मुख में है, बोलता है में, या सदैव सच को। तो इनमें से अशुद्ध जो भाग है उसको आपको छांटना है। तो बताइए क्या चीज यहाँ पर गलत हो सकती है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो गलती है वो सदैव सच को, इसमें जो है इस भाग में गलती है, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि सच को बोलता है, सच बोलता है। हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। ये को जो है ये अशुद्ध लगा हुआ है, तो ये आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक, या फिर जिज्ञासु, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन मुमुक्षु बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। कर्मठ भी पूछा जाता है, ये जो कार्य में संलग्न रहते हैं ना, कहते हैं कि ये तो अपना कार्य बहुत मन लगा के करता है, तो कार्य में संलग्न रहने वाले को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कर्मठ। उत्सुक तो आप जानते हैं, किसी भी चीज को लेकर उत्सुकता। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। कुछ लोग होते हैं बचपन से ही देखिए बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अब यहां से इंग्लिश स्टार्ट हो रही है, बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा है, अब इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने के
अपेक्षा हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले प्रश्न देखते हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप दो तरीके से प्रश्नों को कर सकते हैं। पहला, प्रश्न आप पढ़िए और इस प्रश्न को उस पैराग्राफ में ढूंढिए, या दूसरा तरीका कि पहले आप बहुत स्पीड में पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वहां पर कहा क्या जा रहा है, और फिर इस प्रश्न को देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही कि वहां पर कहां पर इस क्यों लेकर बात जो है वो की गई थी, तो डायरेक्ट आप आंसर देख सकते हैं। तो 41 प्रश्न है, व्हाट अकॉर्डिंग टू विराट कोहली इज द की टू बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर। ये आपको दे रखा है और आपको बताना है सही कौन सा है। कि ही बिलीव्स दैट ऑल क्रिकेटर मस्ट ब्लो किसेस एट द अपोजिंग टीम एंड माइम मूवमेंट टू एन होगा टू एम्बेरस द अपोजिट टीम, तो ऐसा तो एम्बेरस करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बी है, he believes that he should take off his shirt and throw his cricket bat on the pitch, बिल्कुल नहीं। He believes that while cricket is a team sport, its set piece action, batsman versus bowler, is an individual contest that must be won, बिल्कुल आपका जो है सी वाला सही है। और टी कह रहा है, he believes that aggression भी आप देखिए पढ़ते ही समझ में आएगा। देखिए कई बार ये भी होता है पैराग्राफ का तरीका कि अब मैंने ऊपर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, अब आपको खुद ही पता है कि विराट कोहली जो है इसके संदर्भ में पूछा गया है, तो कौन सा यहाँ पर वाक्य है जो उनको एक ग्रेट क्रिकेटर के रूप में बनाता है। अब आप ये सोचिए कि वो अपोजिंग टीम जो है उनको एम्बेरस करेंगे, एम्बेरस मतलब होता है किसी को लज्जित करना, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही होगा। अब अपनी शर्ट उतार कर फेंक देंगे, बैट फेंक देंगे, इस टाइप की चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। डी वाले में देखिए लिखा है कि इनका जो अग्रेशन है वो उनको ग्रेट क्रिकेटर बनाता है, बिल्कुल नहीं। तो बस ऐसे ही आप बिना पैराग्राफ को पढ़े भी कई क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। 42 प्रश्न है कि यहाँ पर प्रपोजिशन पूछा गया है, I tried dash relieve them dash their poverty, to with आएगा, to of आएगा, by form आएगा, या फिर into with आएगा। इस टाइप से आपसे पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये सारी चीज मैंने डीएलएड के लेवल पर आपको एक एक टॉपिक वाइज जो है वो बताए थे। आंसर की बात करते हैं तो आपका जो आई ट्राइड है इसके बाद आएगा टू, आई ट्राइड टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब इस वाक्य का है कि मैंने जो है उनकी गरीबी दूर करने की जो है वो कोशिश की, इस टाइप से इसका अर्थ भी आप निकाल सकते हैं। 43 प्रश्न भी प्रपोजिशन पर बेस्ड है कि डैश फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, यू प्लीज हेल्प मी सन, बताना है कैन आएगा, वॉज एबल टू आएगा, कुड आएगा, या फिर कैन नॉट आएगा। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो यहां पर आपका कुड आएगा, क्योंकि पास्ट में कुड का यूज किया जाता है और किसी से आप आग्रह कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ना प्लीज हेल्प मी, इस टाइप से, तो आग्रह करने के संदर्भ में यूज करते हैं। सी वाला आपका सही होगा, कृपया आप मेरे पुत्र की मदद करें, इस टाइप से अर्थ इसका निकलेगा। 44 प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द पुलिसमैन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज मूव दिस कार। अब आपको इसको क्या चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको छाटना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो द पुलिसमैन, अब प्लीज वर्ड लगा है, इससे क्या समझ में आया कि जो पुलिस है मैन है वो जो भी पर्सन से कह रहा है कि जो अपनी कार है उसको मूव करो, उसको ऑर्डर नहीं दे रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज वर्ड ये दर्शा रहा है, यानी कि रिक्वेस्टेड वाला देखिए ये ऑप्शन दे रखा है। बाकी आपको ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और किसी में दे भी नहीं रखा है, इसमें कमांडेड है, इसमें सजेस्टेड है, इसमें एडवाइज है। तो द पुलिस मैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 प्रश्न, सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन। अब यहाँ पर एक्टिव पासिव वॉइस पूछा गया है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो एक्टिव वॉइस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर ये सब्जेक्ट दे रखा है आपका, फिर इज एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है, उसके बाद वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें आईएनजी फॉर्म लगती है, और फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये जो लाइन खींच के मैं बता रहा हूं, मैं इसका नहीं बता रहा हूं, केवल आपको लिख के बता रहा हूं। ये तो आपका एक्टिव फॉर्म में नीचे पूछा गया, यहाँ तो बीइंग वर्ड लग के बना है। मैं चलिए साइड में लिख भी देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका,
तो सब्जेक्ट इसमें देखिए क्या हो जाएगा, जो भी सेंटेंस दे रखा होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो द मैसन जो है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए चारों में ही आपका ये द मैसन दे रखा है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया इज एम आर आएगा, तो इज एम आर में से द जो मैसन है ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, तो उसके साथ इज आएगा। तो आप इस देखिए सी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। बाकी इसमें हैज है, कभी नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, तो द मैसन इज। उसके बाद यहां पर मैंने बता दिया इज एम आर, इस टाइप से इज लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर आपका वर्ब आएगा उसमें आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब बिल्डिंग हो जाएगा आईएनजी फॉर्म लगने के बाद बिल्ड का, और फिर आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि द वॉल, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक 5 प्रश्न इंग्लिश के थे, समाप्त हुए। अब हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं रीजनिंग पोर्शन के, जो कि आपके 5 प्रश्न हम देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 50 तक हम प्रश्न देखेंगे। अब आपके यहाँ पर जो दे रखी है श्रृंखला, इसके दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, लिखा है ना कि यदि ऊपर दी गई जो श्रृंखला है इसके दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर नीचे आपको दे रखा है अनुपात, समानुपात, अनुपात, यहाँ पर अगला नंबर क्या आएगा ये पूछा गया है। हिस्सा यहाँ पर कैसे बांटेंगे, दूसरे हिस्से की जो बात की गई, यानी कि जितना भी यहाँ पर नंबर दे रखे हैं उसका आधा कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 11 तक आधा देखेंगे, क्योंकि इधर भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ से आपको बांटना है। उल्टा करने का मतलब है एक यहाँ लिख लीजिए, उसके बाद एट द रेट, उसके बाद फिर क्यू, उसके बाद इस टाइप से आपका क्रम हो जाएगा कुछ, एक, फिर एट द रेट, फिर उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद एल, फिर ये, फिर बी, फिर एक्स, फिर प्लस, और फिर आपका वाई, और फिर आपका एन, और लास्ट में एंड। अब आप ये देखिए यहाँ पर जो प्लस है इसको क्या लिखा जाता है, इस टाइप से स्लैश लिखा जा रहा है। अब प्लस देखिए हमने कहाँ देखा था, यहाँ ये प्लस हमने देखा और स्लैश यहाँ है, यानी प्लस से 1 2 3 3 माइनस होने पर आपका ये स्लैश आ रहा है। आगे देखते हैं, ये जो आपका परसेंटेज का साइन बना हुआ है इससे इस डॉलर में देखिए, क्योंकि इतना भाग आपका एक है, इतना भाग इधर 3 है, इधर 3 है, तो परसेंटेज से डॉलर आ रहा है। परसेंटेज कहाँ है, ये परसेंटेज बना हुआ है, और डॉलर देखिए यहाँ बना हुआ है, तो 1 2 3 3 बैक जा रहा है, यानी -3 हो रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी, पहले वाले में भी -3 हो रहा था, दूसरे वाले में भी -3, और तीसरे में देखिए तो 2 कहाँ है, 2 आपका ये दे रखा है, और 3 इस इधर आ रहा है, ये दे रखा है, तो 1 2 3 यहाँ पर भी देखिए 3 माइनस हो रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही है वो 3 3 माइनस की चल रही है। अब एट द रेट को आप क्या लिख सकते हैं, तो एट द रेट देखिए ये आपका एट द रेट दे रखा है, एट द रेट से 3 पहले जाएंगे तो आपका 1 पहले जाएंगे तो 1 पे आएगा, 2 पहले जाएंगे तो 7 पे आएगा, और 3 पहले जाएंगे तो टी पे आएगा, यानी यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। और देखिए टी केवल ए वाले ऑप्शन में है भी, बाकी किसी में है भी नहीं, तो समय बचाने के लिए आप ए वाले ऑप्शन को टिक करके डायरेक्ट निकल भी सकते हैं आगे, यही आंसर भी होगा। और हम एक स्टेप और बढ़ के देखते हैं, वाई को देखते हैं। वाई कहाँ है आपका, ये दे रखा है, वाई से 3 बैक नहीं, ये वाला वाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने पलटने के बाद वाला देखना है। वाई ये दे रखा है, अब यहाँ से 3 बैक जाएंगे तो प्लस, उसके बैक मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाइड से बैक बी, तो बी आपका यहाँ पर आएगा, तो देखिए टी बी दे रखा है, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया कि ए वाला ही आंसर होगा। ऐसे ही आप इस वाले डॉलर को साइन जो दे रखा है इसको भी चेक कर सकते हैं, तो ए वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 प्रश्न देखते हैं कि ए और बी दो कथन जो है वो दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या फिर स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथन को पढ़िए, तय कीजिए और निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथन के बीच सही संबंध बताता है, इस टाइप से ये आपको बताना है। अब कथन है, किशोरों द्वारा की जाने वाली जो आत्महत्या है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त बना रहा है। ये दो कथन दे रखे हैं, या ये भी कह सकते हैं पहला कथन दे रखा है, दूसरा कारण, क्योंकि यही से ऊपर लिखा था कि कथन ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के परिणाम, यानी कि निश्चित नहीं किया गया क्या है, पर आपको इन्हीं में से ही छांटना है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है, क्या ये सही होगा?
यदि कथन बी कारण और कथन ए उसका परिणाम है, ये सही होगा। यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, या फिर यदि कथन जो है ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, जो कथन बी वाला दे रखा है ये आपका रीजन दे रखा है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल भाग दौड़ भरी जैसी जिंदगी चल रही है, उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है, इतनी ज्यादा गुणवत्ता का मानक हो गया है, यही सारी चीजें तो युवकों को तनावग्रस्त बना रही हैं। ये रीजन दिया गया है, ये कारण दिया गया है, तो बी आपका कारण है। तो बी वाले में देखिए दे रखा है यही कि यदि कथन बी कारण है और कथन ए जो है वो इसका परिणाम है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा कंपटीशन और सारी चीजें बढ़ रही हैं कि किशोरों द्वारा आत्महत्या की संख्या जो हो रही है, की जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ए वाला जो है इसका परिणाम हो जाएगा। तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इन्हीं दोनों को पढ़कर समझना है कि यहाँ पर क्या जो है वो कहा जा रहा है। 48 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि पाइप को ये लिखा जाता है और स्वान SWAN इसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अब एक चीज देखिए, यहां पर 4 है PIP और यहां पर देखिए 16, 91, 65 इस टाइप से संख्याएं दे रखी हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि यहां पर इनकी प्लेस वैल्यू लिखी हो सकती है। प्लेस वैल्यू के लिए आपको मैंने बताया है इजोटी आप याद रखिए, इससे आप प्लेस वैल्यू तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये प्लेस वैल्यू 5 की है, ये 10 की है, ये 15 की है, ये 20 की है और ये 25 की है। अब देखिए पी की बात हो रही, तो ओ के बाद पी आता है MNOP, तो 15 के बाद आएगा 16, यानी पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। यहाँ 16 लिखा है, आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जल जाएगी कि यहाँ प्लेस वैल्यू ही लिखी है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप ई से आगे बढ़िए, EFGHI यानी 5 के आगे 4 बढ़ रहे हैं तो 9 होती है, तो 16 के बाद 9 लिखा है। बिल्कुल पी की हम देख चुके हैं 16 और ई की तो 5 होती है, यानी ये सभी प्लेस वैल्यू ही लिखी है, इसमें कोई और परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी SWAN में एन की प्लेस वैल्यू पूछा है, लिखा है ना अंतिम अक्षर क्या होगा, तो एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो कहां से पढ़ेंगे, जे से, JKLMN यानी 14 होती है। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, पर प्रश्न में अंतिम अक्षर पूछा गया तो अंतिम अक्षर तो 4 होगा। आंसर आपका ए वाला 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चीजें कुछ भी ना समझ में आए आपको रीजनिंग में, कोई भी चीज में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सुबह के 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बना जो न्यून कोण है उसका माप जो है वो कितना होगा। ये प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे ताकि आप थोड़ी मेहनत करें, इसका हम आंसर इसके बाद वाले पार्ट में आपको बता देंगे। 50 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिए गए जो कथन हैं इनको सत्य मानिए, भले ही वो सामान्यतः मानक जो तथ्य हैं उनसे भिन्न प्रतीत होते हो, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष जो कथन है उनका तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब कथन आपका क्या दे रखा है कि सभी गुड़िया उपहार हैं और सभी उपहार खिलौने हैं, इस टाइप से आपका कथन दे रखा है। इस चीज को कैसे करते हैं, देखिए हम एक गोला बनाते हैं, इसको दर्शा देते हैं कि ये जो है वो गुड़िया है, ठीक है, केवल गा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। सभी गुड़िया कह रहा ना कि सभी गुड़िया जो हैं वो उपहार हैं, सभी की सभी गुड़िया जो हैं वो उपहार में आ जा रही हैं, तो ये आप उपहार में इसको लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इस लाइन को दर्शा रहा है कि सभी गुड़िया उपहार हैं। अब आगे कह रहा है कि सभी जो उपहार हैं वो खिलौने हैं, यानी कि पूरे जितने भी उपहार हैं वो सब जो है आपके खिलौनों में भी आ रहे हैं। इतनी सी चीज जो है आपको दे रखी है, ठीक है। अब निष्कर्ष सबसे पहला कह रहा है कि सभी उपहार खिलौने हैं। अब यहां देखिए कि जो उपहार हैं ये कितना कथन है, इतना प्रश्न का हिस्सा है। अब पूछ रहा है निष्कर्ष जो है ये जो है क्या ये सही है कि सभी उपहार खिलौने हैं, तो देखिए ये उपहार दे रखा है ये वाला गोला, क्या सभी जो उपहार हैं वो इस खिलौने हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि सभी उपहार जो हैं वो इस खिलौने के अंदर आ रहे हैं, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए कि कुछ खिलौने उपहार हैं, तो देखिए खिलौने का पूरा जो बड़ा वाला गोला है वो है, और उसके अंदर जो
यहां पर बात की जा रही है उपहार की, तो उसके अंदर वाला जो गोला है वो उपहार है। तो क्या ये पूरे गोले में से क्या कुछ गोले ऐसे हैं, कुछ गोले का हिस्सा ऐसा है जो कि उपहार है? तो बिल्कुल है। कुछ खिलौने जो हैं वो आपके उपहार भी तो हैं। तो आपका दूसरा भी बिल्कुल सही है। अगर ये लिखा होता सभी अकर के कि सभी खिलौने उपहार हैं तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि बाकी हिस्सा ये तो खाली भी जा रहा है ना। कुछ तो खिलौने हैं आपके उपहार में, तो ये सही है, यानी दोनों आपके सही हैं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, या पहला या तो दूसरा पालन करता है, दोनों एक और दो पालन करते हैं, केवल पहला केवल दूसरा। तो बी वाला आपका आंसर होगा कि दोनों एक और दो पालन करते हैं। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो दो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, एक सॉल्यूशन वाला पूछ रहे हैं ताकि आप थोड़ा दिमाग चलाइए, प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, और एक क्वेश्चन हम इसके बाद वाले पार्ट के, इसके बाद वाले जो प्रश्न है उससे पूछेंगे। तो पहला हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुबह के 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा? ए ऑप्शन है 56 डिग्री, बी ऑप्शन है 78 डिग्री, सी ऑप्शन है 56.5 डिग्री और डी ऑप्शन है 21.5 डिग्री। इसका एक सूत्र भी होता है, m बराबर 2/11 h इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। बिना फॉर्मूले की भी होता है, ऐसा नहीं केवल फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, पर एक हिंट के तौर पर मैंने लिख दिया। बाकी अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और एक प्रश्न हम थ्योरी बेस से भी पूछ रहे हैं, जो कि इसके बाद के प्रश्नों से है कि सार्क जो है उसकी पहली बैठक कहां हुई थी? ए ऑप्शन ढाका बांग्लादेश, बी ऑप्शन बेंगलोर भारत, सी ऑप्शन काठमांडू नेपाल और डी ऑप्शन इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शाम के 8 बजे देख रहे हैं, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, उसमें भी लाइव आकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।